So my name is Pratik Ranjan Vashne. Basically, I am from a town Sadabad, which is nearly located Agra, and my NEET All India rank is 1580, and my category rank is 972, and my NEET marks is 666. And now I am currently pursuing MBBS third year from King George's Medical University. 10th तक तो ऐसा सच मेरा कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मैं मेडिकल लाइन में ही जाऊंगा। तो बेसिकली 11 तो 11 12th में भी मैंने कोई नीट की फोकस स्टडी नहीं की थी। मैंने जो नीट फोकस स्टडी करी थी वो 12th के बाद ही की थी। तो 11th में तो मैंने मैथ्स और बायो दोनों ही ले लिया था। बेसिकली मैथ्स मेरे को इतना पसंद नहीं था। 10th के बाद तो बायोलॉजी लेना चाहता था, लेकिन बायोलॉजी लाइन का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे घर में भी कोई डॉक्टर नहीं था, तो इसलिए पीसीएमबी मैंने चूज किया। देन धीमे धीमे मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट इंक्रीज होता गया। तो 12th के बाद फिर नीट देखा कि नीट और ये सब कोई एग्जामिनेशन होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो फिर इनकी जानकारी स्टार्ट करी। तो धीमे धीमे करके जो सब्जेक्ट पढ़े थे उनसे रिलेटेड करते चले गए, तो इंटरेस्ट डेवलप होता गया इस फील्ड में। जब मैंने 12th पास की थी तो बेस इनिशियली मेरे को कोई आइडिया नहीं था ना ऑनलाइन। तब इस समय कोई उस समय ना एक्टिवेट थे। अभी ये ऑनलाइन रिसेंटली 2 2 इयर्स बैक ज़्यादा इंक्रीज किया है। तो मैंने फिर 1 साल की कोचिंग ली थी, कोटा से ली थी। एंड उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की थी। देन मैंने इस 2020 नीट 2020 क्रैक किया। तो जब कोचिंग स्टार्ट की थी वहां जाके, तो बेसिक्स मेरे काफी वीक थे। मतलब जो 11 12th में मैंने स्टडी करी थी वो एक तरह से रटने वाली करी थी, समझने वाली नहीं करी थी। तो वहां जाके कोचिंग में मैंने समझे से कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इनिशियल जो स्टार्ट करी थी वो मैंने कोचिंग मटेरियल से ही स्टार्ट किया, घर पे ही। तो सेल्फ स्टडी के समय बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है नीट की वो मैंने सॉल्व करी। ओके और इस प्रतीक। समय मैंने काफी ज्यादा यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो भी काफी ज्यादा यूज। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक देखा जाए तो। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी से ही आपके जो 90 क्वेश्चंस आते हैं। 90 में से आप मान के चलिए आपके 80 क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बायोलॉजी से ही होंगे। बाकी जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो भी एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर आती है वहां से हो सकता है, या फिर एनसीईआरटी की कोई लैब मैनुअल भी आती है वहां से हो सकता है। तो बाकी बचे 10 क्वेश्चन वो एनसीईआरटी का ही मॉडिफाइड रूप में होंगे। बाकी 80 क्वेश्चन तो बायोलॉजी में होल एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में तो आप कॉन्सेप्ट बनाइए अपने और प्रैक्टिस करिए, तो उसमें खास एनसीईआरटी का इतना रोल नहीं है। पर एनसीईआरटी के फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जांपल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फिजिकल केमिस्ट्री के वो सॉल्यूशन वाला एक चैप्टर है, उसमें से जो एग्जांपल्स हैं वो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं। एज टू एज डाटा रिपीट हो जाता है एग्जाम्स के अंदर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी के बारे में बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा डाटा तो आपको याद नहीं करना। जो टेबल्स होती हैं एनसीईआरटी की और जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे आप उनको मैच कर सकते हो उस बुक से। और जो है पिंक पिंक बॉक्सेस दे रखे होते हैं एनसीईआरटी में, उनके जो क्वेश्चन है वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। एंड जो बॉक्सेस टेबल्स होती हैं वो सारे अपने डाटा कोरिलेट कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो जितनी भी एनसीईआरटी की नेमिंग रिएक्शंस हैं वो सारी एनसीईआरटी से पढ़नी है। आपका पॉलीमर चैप्टर, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुआ, और वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब एनसीईआरटी से ही करना है। आप जेई में देखेंगे तो जेई में एनसीईआरटी से ही वो क्या कहते हैं वो लेड का और ये सब वो एनसीईआरटी का डाटा ही पूछते हैं जितना भी आता है। एंड अगर फिजिक्स की बात करूं एनसीईआरटी की तो फिजिक्स में मैकेनिक्स में तो इतना छोड़ सकते हो एनसीईआरटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
एनसीईआरटी बेस्ड जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं फिजिक्स के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की चीजें हुई तो मॉडर्न फिजिक्स की चीजें एनसीईआरटी से एक बार देख सकते हैं, ग्रेविटेशन की चीजें एक बार देख सकते हैं, और सेमीकंडक्टर देख सकते हैं। बाकी तो फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल अपना प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एनसीईआरटी का इतना नहीं रहता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख सकते हैं एनसीईआरटी से। बाकी अगर फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं भी करी है किसी बच्चे ने तो भी कोई सच ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, अब कर ले तो अच्छी बात। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बेसिकली 11th और 12th की फिजिक्स 6 सेक्शन एक तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो इनिशियल जो है आपका बेसिक मैथ, वेक्टर और फिजिकल डायमेंशन, यूनिट, एरर्स, ये वाले चैप्टर्स रहते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जो बायोलॉजी का बच्चा है, अगर जो फिजिक्स स्टार्ट करना चाहता है 11th के स्टार्टिंग पॉइंट में, तो बेसिक मैथ थोड़ा अपना अच्छा करे, क्योंकि बेसिक मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं होता तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कतें रहती हैं। तो मैथमेटिक्स की दिक्कतें खत्म करने के लिए बेसिक मैथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आना चाहिए अच्छे से, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, एरिया निकालना, और बहुत सारी चीजें होती है बेसिक मैथ में, एरिया और वॉल्यूम, इन सब चीजों में कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, इनमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें प्रॉब्लम होती है तो फिर सवाल आधे से ज्यादा चीजें हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है फॉर्मूले में रखने से पहले, तो वो कन्वर्जन बहुत तेज अच्छे से आना चाहिए। बाकी वेक्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वेक्टर है कि स्केलर है, और वेक्टर है तो फिर अलग तरह से जुड़ते हैं, अलग तरीके से घटती हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब। तो एक सेक्शन ये बेसिक मैथ वाला सबसे पहले बच्चे को अच्छे से कर लेना चाहिए। देन सेकंड सेक्शन आता है फिजिक्स में मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये दो स्टार्ट के चैप्टर्स हैं, इन पे टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इन दो चैप्टर्स पे टाइम दीजिए निकाल के अपना। अब जहां से भी पढ़ना है आप वहां से पढ़िए, अगर आपको यूट्यूब से लेना है यूट्यूब से लेक्चर ले लीजिए, लेक्चर ले लीजिए प्रॉपर, उसके एक नोट्स बना लीजिए। क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उनको भी अपने एक नोट्स में एडअप कर लीजिए। देन उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार उनको अगर आप समझ जाओगे, फिर आप एक कोई बुक उठा लिए, या तो अपना कोई कोचिंग मटेरियल हो, या फिर क्या कहते हैं आपके पास कोई बुक्स हो ऑब्जेक्टिव की, एंड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। पहले आप प्रैक्टिस करिए उस चैप्टर के क्वेश्चंस। उस चैप्टर के क्वेश्चंस आप जब सारे एक साथ कर लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि जो आपको वहां पढ़ाया था टीचर ने, अब वो आपका लिंक हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं क्या कुछ, किस तरह से क्वेश्चन में जो वो चीज अप्लाई हो रही है। और फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू करेंगे, और जब आप करने लगेंगे तो आपको धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। यही आपको वर्क पावर, एनर्जी, कोलिजन, फिर आगे रोटेशनल मोशन और ये सारे चैप्टरों में लगाना है। तो ये पूरा मैकेनिक्स का एक सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो मैकेनिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरी फिजिक्स में हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लगती रहेगी आपकी मैकेनिक्स। देन अगर आपकी बात आगे करें, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेगमेंट और एक मैग्नेटिज्म का सेगमेंट है। एंड ये 12th की फिजिक्स वाले सेगमेंट है, और 11th का थोड़ा पोर्शन है वो ग्रेविटेशन, फ्लूइड, एसएचएम और वेव मोशन। तो इनके भी यही यही सीक्वेंस है कि आप लेक्चर लीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, देन ऑब्जेक्टिव बुक्स से सॉल्व कीजिए, देन पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। और आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा और अपलिफ्टमेंट चाहिए तो आप जेई के क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट फिर और डीप जा सकते हैं। फिजिक्स गैलेक्सी चैनल है, यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अरोड़ा सर का। तो वहाँ उन्होंने जेई के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा रखे हैं, और उनके काफी लेक्चर्स भी हैं उनके चैनल्स पे। बेस्ट चैनल है फिजिक्स के लिए, आप उसको काफी यूज कर सकते हैं। एंड देन बचता है आपका एंड में मॉडर्न फिजिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ये सेक्शन भी ऐसे ही आप नोट्स बनाइए, लेक्चर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और ये सेक्शन काफी ज्यादा, सारा सेक्शन फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स पे ही आपको मेनली वर्क करना पड़ेगा नीट में, बिना फिजिक्स के तो नहीं होगा। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का 3 सेक्शन है, तीनों अलग अलग तरह से डील करने पड़ते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट थोड़ा सा फिजिक्स जैसा ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए बेसिकली, कि क्या है मोलैरिटी, क्या है मोलैलिटी, क्या है ऑस्मोलैरिटी, जितना भी कंसंट्रेशन वैल्यूज होती हैं, ये सारी समझ में आनी चाहिए। इनको इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं,
देन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसमें कितने होते हैं। देन एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, हुन्स प्रिंसिपल क्या होते हैं, इनके भरते कैसे इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के। और तो फिर ये इनिशियल सेगमेंट हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का, आपने ये कर लिया। देन आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक्स होता है, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये आपको इसी तरह से करने पड़ेंगे। आप पहले लेक्चर लीजिए, नोट्स के साथ अपने एग्जांपल ओरिएंटेड नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप एक बुक ले लीजिए, कोई भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी हो। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए। देन पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और अपलिफ्टमेंट करना है तो जेई वाले और इन सबके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में है। फिजिकल केमिस्ट्री में एंड फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इनको लीनियंट ले लेते हैं, सरफेस केमिस्ट्री और बिहेवियर ऑफ गैस वाला जो चैप्टर है। तो ये काफी ज्यादा ऐसे चैप्टर्स हैं जो हल्के में ले लिए जाते हैं, तो इनको लेने नहीं चाहिए। पूरा अच्छे तरह से देख, एक एक नोट्स अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि 12 क्वेश्चन आते ही हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, 12 चैप्टरों में से थे। तो जो एक बार एग्जाम हुआ था, क्या कहते हैं, 2019 का, तो उसमें बिहेवियर ऑफ गैस के 2-3 क्वेश्चन दे दिए थे, जेड फैक्टर और ये सब। तो ये अगर लाइटली पढ़ लेते हैं कि करके, तो फिर वो एंड में नहीं रिटेन रहता। तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, सरफेस केमिस्ट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस के। देन सॉलिड स्टेट हुआ, सर्फ और रिडॉक्स रिएक्शन और सॉलिड स्टेट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थोड़े फैक्चुअल से वो है, इनमें डाटा थोड़ा याद करना पड़ता है। तो वो तो करना पड़ेगा, आप जितना ट्रिक बना सकते हैं अपनी ट्रिक बनाइए, निमोनिक बनाइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो सबसे पहले स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है अगर आप 11th की शुरुआत में है। तो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग, ये दो चैप्टर्स की अप्रोच जो है, इन पे अच्छे से टाइम देना चाहिए पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए। आप पीरियोडिक टेबल को सारे, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, सारे ट्रेंड अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए, उनको लिखिए और एनसीईआरटी के साथ लिंक करके चलिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एनसीईआरटी का जो डाटा दे रखा है और आपने जो नोट्स बनाए उनको आपस में इंटीग्रेट करिए, ये सही है गलत है, और फिर उनको हाईलाइट कर लीजिए। फिर पीरियोडिक टेबल का सारा डाटा लिख लिया, फिर केमिकल बॉन्डिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स लिख लिए, बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड लेंथ के, एंड जितने भी रूल्स हैं, डाइमराइजेशन। तो केमिकल बॉन्डिंग वाला और पीरियोडिक टेबल वाला का सेगमेंट अच्छे से तैयार है तो मान के चलिए 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी तैयार हो जाती है। देन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ब्लॉक सेक्शन है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फिर इनमें कुछ ये रिएक्शंस ही हैं जो इंपॉर्टेंट रह जाती है, बाकी आप मेजर सेक्शन बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में कर चुके होते हैं। अब वही चीजें रिपीटेशन में होती हैं, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जो इन ब्लॉक में देखने पड़ते हैं। तो ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, तो ऐसा ही सारा सीक्वेंस हर एक में। एटॉमिक नंबर का ट्रेंड क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोफिनिटी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 3, सबका ऑर्डर एनसीईआरटी से लिंक कर करके अपने नोट्स को एडअप करते जाइए। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका मेटलर्जी वाला चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से 4 4 5 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो 12 में से अगर 4 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से आ रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। मेटलर्जी 2019 वाले पेपर में मेटलर्जी से 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो बहुत बार ऐसा होता है ब्लॉक केमिस्ट्री से कुछ नहीं आता, मेटलर्जी से आ जाते हैं। तो छोड़ी नहीं है, नीट में कुछ भी करना सब कुछ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हो गया। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं 4 पिलर्स। पहला पिलर होता है आईयूपीएसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले सारे नामिंग जितने भी एल्केन, एल्कीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्डिहाइड, एल्कीटोन, एसीटोन, ये सारा क्लियर कर लेना चाहिए पहले ही। ऐसे ही लेक्चर लेके नोट्स बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, यही सीक्वेंस है। फिर देन आप आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें टोटोमेरिज्म कहाँ लग रहा है, कहाँ मेटामेरिज्म है, कहाँ चेन आइसोमेरिज्म है। तो जितना भी आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट है वो आप बनाइए। तो ये दो दूसरा पिलर हो गया। तीसरा पिलर होता है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। उसमें बेसिकली इफेक्ट्स आते हैं 4, मीजोमेरिक इफेक्ट,
इंडक्शन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तो ये चारों इफेक्ट जो है पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन चार इफेक्ट के ऊपर बेस्ड 50 60 100 जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगा लीजिए। तो आपको केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर जब चेंज होंगी तो बेसिक्स गड़बड़ाएंगे नहीं कि अगर इसमें CS3 जोड़ दिया तो इस पे क्या दिक्कत आ गई, NO2 जोड़ दिया तो क्या दिक्कत आ गई, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देन सेकंड पार्ट आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हुआ आपकी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हुई आपकी, तो इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, एडिशन रिएक्शंस कैसे होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे होती है। तो ये सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन बाय बेसिक की तैयार होगी। कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे होती है। जब ये चार पार्ट आपके तैयार होंगे, आइसोमेरिज्म, IUPAC, GOC1 और GOC2, देन अगर आप आगे अब जाएंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, तो उनमें बस नेमिंग रिएक्शंस रह जाती हैं। एल्वोलार सेलेनिस्की रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन क्या है, तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये सब नेमिंग रिएक्शंस रह जाती है जो हमें फिर प्रिपेयर करनी होती है। तो नेमिंग रिएक्शंस को तो आपको याद ही करना पड़ता है, और नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आती ही है, उनका इंटरमीडिएट भी आता है। तो फिर एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला पार्ट रह जाता है। देन लास्ट सेगमेंट रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ खत्म करिए और अच्छे से नोट्स बना के अपने NCERT, ओनली NCERT से पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए और सारे एक बार में क्लियर कर लीजिए, और छोड़ना नहीं है इनको। सबसे पहले करना है तो पहले कर लीजिए। ये है बस, ये है केमिस्ट्री रूल्स। तो बायोलॉजी के बेसिकली दो सेक्शन है, जूलॉजी और बॉटनी। तो बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें, और बाकी चीजें जो याद करने वाली हैं। कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी कि क्रेब साइकिल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, किस तरह से सारा फ्लो चार्ट्स होते हैं, तो उनको फ्लो चार्ट्स को अपनी कॉपियों में अच्छे से बनाइए। हाथ से बनाओगे तो ज्यादा रहेगा, अगर आप किताबों में अंडरलाइन से नहीं चल पाएगा नीट, तो अपने हाथ से अपनी कॉपी में मेड अप कर लीजिए जितनी भी साइकिल्स हैं, रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट्स हुए, तो फोटोसिंथेसिस का जितना भी कॉन्सेप्ट हुआ। तो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, और जेनेटिक्स, ये दो हैं जो मैं मानता हूँ बायोलॉजी में कॉन्सेप्चुअल है। इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है और समझने की जरूरत पड़ती है। तो जेनेटिक्स की इनिशियल जितने भी हैं, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होते हैं, कैसे क्रिस क्रॉस करके करते हैं और किस टाइप की इनहेरिटेंस होती है, उनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, हीमोफीलिया और ये सारा, फिर DNA वाला पार्ट, तो ये सारे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इनको पहले ये दो चैप्टर्स रहते हैं जो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। अगर और बाकी बात करें तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड इकोलॉजी, तो ये वाला पार्ट है, ये भी बॉटनी का है, तो ये बेसिकली मेमोराइज ही करना पड़ेगा। और इसके लिए तो आप अपनी जितनी ट्रिक्स बना सकते हैं वो ट्रिक्स बनाइए, याद करिए। देन प्लांट किंगडम है, वो भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। और NCERT के डायग्राम्स एक एक कर लेने हैं, बाकी NCERT की रीडिंग करनी है और साथ में नोट्स भी बनाने हैं। देन अगर जूलॉजी की बात करूँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, और क्या कहते हैं आपकी सेल साइकिल वाला चैप्टर भी काफी इम्पोर्टेंट है, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल और सेल डिवीजन। तो ये तीन चीजें में, हाँ तीन हो गए अब आपके, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी और सेल डिवीजन वाला, ये तीन यूनिट्स जो हैं ये काफी ज्यादा समझने वाली हैं। बाकी बाकी तो मेमोराइज ही करना है आपको, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, एवोल्यूशन, इकोलॉजी। तो हाँ, ये बेस्ट रहता है कि आप 10th के बाद से ही नीट की स्टडी स्टार्ट कर दें। मिनिमम नीट की तैयारी के लिए 2 साल लगते ही हैं। तो 11th में तो आप जो 11th का सिलेबस है उसे ही कवर करने की कोशिश करें। एंड 12th जब आप करें तो धीमे धीमे करके आप, अब जो 11th वाली चीज है वो ऐसे नहीं है केवल 11th में ही सीमित है। 11 जो मैंने अभी तक जितना पैटर्न बताया, उस 11th और 12th पूरा कंबाइंड है एक तरह से, ऐसा नहीं है कि 11th अलग है 12th अलग है। तो 11th में आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग है, तो वो सारा रिपीट होता है आपका P ब्लॉक में, तो वो आपको रिटेन करके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए यही है, अपने नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए।
बेसिकली मैंने तो अपनी स्कूलिंग के साथ नीट की स्टडी नहीं करी है। नीट बेस्ड स्टडी मैंने तो अपने स्कूलिंग पे ही फोकस किया था 11th 12th में। अगर उन बच्चों की बात करें जो स्कूल जा रहे हैं और नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं बात करूँ तो दो तरह के कंसेप्ट चलते हैं। एक तो बच्चे जो है डमी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और बाकी वो अपनी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो 11th 12th अपना रेगुलर स्कूल जाते हैं। अब बात उनका भी उधर लोड रहता है, तो टाइम मैनेज आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम्म, इसके लिए तो आपको स्कूल के टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वहाँ वो टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे टीचर्स सेलेक्ट स्कूल में ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो कंपटीशन और नीट इन चीजों को समझ सकें और इनके लेवल तक की चीजें आपको बता सकें। तो मेरा मानना यह है कि या तो आप डमी स्कूल प्रीफर कर सकते हैं तो वो करिए, नहीं अगर वो नहीं है तो ऐसे स्कूल चूज करिए जहाँ टीचर इन सब चीजों के बारे में जानते हैं कि आगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से बच्चों को पढ़ाना होता है। तो स्कूल का काफी ज्यादा, फिर टीचर्स का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो बिल्कुल सही बात है। अब दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 8 घंटे आपको सोना है, इससे कम नहीं। 8 नहीं तो 7, 7 घंटे मिनिमम आपको सोना ही है। नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पहली चीज। अब बचे आपके पास 16 घंटे। अब 16 घंटे अब दिन में बचे हैं, तो बाकी अब 10 घंटे आपको नीट के लिए अगर आप एम कर रहे हो तो 10 घंटे की स्टडी चाहिए ही चाहिए। तो बचे आपके पास 6 घंटे। अब 10 घंटे की स्टडी, अब ऐसा नहीं है कि एक साथ ही 10 घंटे की स्टडी करोगे। अब 10 घंटे की स्टडी ब्रेक्स में कर लीजिए। या तो अपना कोई टाइम टेबल बनाइए, या कोई फॉलो होता नहीं है तो टाइम टेबल नहीं बना सकते तो फिर क्या कहते हैं, अपने अनुसार जैसे रिलैक्स करना है वैसे करिए। तो रिलैक्स करने के लिए आप गाने सुन सकते हैं, म्यूजिक। देन आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं। पर कोई भी चीज देख रहे हैं तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये होना भी चाहिए, मेरे को इतने टाइम पे ये चीज बंद कर देनी है। अगर मैं इस चीज में ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो फिर मेरा टाइम वेस्टेज होगा। तो कितने टाइम पे मुझे ये चीज बंद कर देनी है ये भी मेरे को समझ में आना चाहिए। तो बाकी आप वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, गिटार बजा सकते हैं, वॉकिंग घूम सकते हैं इधर उधर। जो भी आपको खाना पीना है वो खा पी सकते हैं। तो बीच बीच में जैसे आपको लगे कि इतना मैंने पोर्शन कर लिया, इतने पोर्शन के बाद में ये काम एक्टिविटी मिलेगी मेरे को रिलैक्स करने के लिए, तो वो रिलैक्स करने वाली एक्टिविटी को आप गिफ्ट की तरह समझ सकते हैं कि इतना काम करने के बाद मैं ये एक्टिविटी कर पाऊँ। ये अगर मोटिवेशन की बात करें तो हाँ, लाइफ में अपलिफ्टमेंट भी आता है, डाउनलिफ्टमेंट भी आता है। लाइफ सीधी लाइन तो चलती नहीं है। तो बेसिकली डेली डेली मोटिवेशन वीडियोस देखने का तो कोई मतलब है नहीं है। अगर आप एक तो इनर मोटिवेशन होता है कि अंदर से मोटिवेशन आता है कि मुझे अपनी सराउंडिंग जो है, मेरे चारों तरफ जो, हाँ मैं घर में रहता हूँ, मेरे चारों तरफ का जो चीज है वो चेंज करनी है, मैं उस लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ। तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये बैक ऑफ द माइंड दिमाग में चलता रहना चाहिए, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए अ, आपको अंदर ही मन मन में इंटरनल मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन लोग आपसे कितने भी कहते रहे, ये थोड़े 2-3 मिनट 2-3 घंटे के लिए रहता है, या 2-3 दिन तक मैक्स टू मैक्स, उसके बाद चला जाता है। तो इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और इंटरनल मोटिवेशन को आपको खुद ही वजह ढूंढनी पड़ेगी कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, मेरे लाइफ का क्या वो है। अब 140 करोड़ लोग हैं देश में, मेरी क्या वैल्यू है। हर बार जो ट्वेल्थ जो पास होते हैं वो 1 करोड़ स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन 1 करोड़ में मैं क्या अपनी पहचान आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ कि नहीं बनाना चाहता। दैट्स इट। तो इनर मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी से आगे कोई स्टडी है नहीं है। टीचर भी आपको कोई कितना भी पढ़ा ले, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। तो खुद पढ़ना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ स्टडी तो बेस्ट ही है। आप सेल्फ स्टडी के लिए जिस तरह से भी आप सूट करते हैं वैसा पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। मतलब या तो आप कोचिंग भी कर रहे हो तो भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, या कोचिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको सेल्फ स्टडी ही है। तो सेल्फ स्टडी से ही होता है सब।
तो मिस्टेक्स की बात करूं तो मैंने अपने अ, तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, तो पहले दो अटेम्प्ट्स में जो मिस्टेक करी थी तो वो तो तीसरे अटेम्प्ट में रिमूव करी थी। और तो इन मिस्टेक्स में सबसे पहली थी कि मैं ओवर सिलेबस तैयार कर लिया था, कि बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड में चला गया और इतना पढ़ता चला गया कि वो रिवीजन नहीं हो पा। तो पढ़ते समय एक बैक ऑफ द माइंड दिमाग में ये भी होना चाहिए कि मैं इतने में मुझे ये सब खत्म कर देना है, ताकि मुझे रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना आए। और रिवीजन करने में मुझे पूरा दो तीन 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 चार चार दिन लग रहे हैं एक ही चैप्टर को, तो फिर एंड ऑफ द डे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे 3 घंटे में तीन सब्जेक्ट करने हैं पूरे 180 क्वेश्चन करने हैं 180 मिनट में। तो ऐसा करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स एक समय में दिमाग में होना जरूरी है। तो इतना वास्ट सिलेबस अगर आप और फैला देंगे, ऐसे तो फिजिक्स बहुत सारी डीप है, केमिस्ट्री इतनी ज्यादा डीप है, बायोलॉजी अपने आप में इतनी डीप है, तो पढ़ना उतना ही है जितना एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। रिसर्च नहीं करनी किसी भी टॉपिक के ऊपर, जितना सिलेबस में दे रखा है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है इस लेवल पे। आगे आपको एमबीबीएस में आओगे सब कुछ पढ़ने को मिलेगा डिटेल में एक एक चीज। तो नीट के लेवल पे उतना ही पढ़िए जितना रिक्वायरमेंट है, ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करिए। ये एक मिस्टेक थी कि ओवर पढ़ना भी दिक्कत हो जाती है। दूसरा, बहुत से बच्चे कभी क्या कहते हैं, यहाँ कर लिया क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन कहीं से कर लिया, तीसरा क्वेश्चन वहां से कर लिया, और एट दी एंड उन्हें कुछ याद नहीं रहता, सब चीज बिखर जाती है कि वो वहां करा था, वो वहां करा था, वहां करा, तब समझ ही नहीं आ रहा रिवाइज कैसे करें, ये करा था भूल गए। तो जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो एक शीट होनी चाहिए अपने पास कि उसमें एड अप कर सकें सारा, कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से किया और इस क्वेश्चन से मैंने ये सीखा और इस क्वेश्चन का ये मैंने नोट डाउन पॉइंट ले लिया, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट नाइन्थ और टेंथ में तो ऐसा सच आपका नीट का कोई फर्क पड़ता नहीं है, यार नाइन्थ टेंथ से आपने नीट ओरिएंटेड स्टडी नहीं करी है। अब टेंथ के बाद स्टार्ट किए, वो ज्यादा बेस्ट है। टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ 2 इयर्स, मिनिमम 2 इयर्स। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं 11th क्लास से, तो भागने की कोशिश नहीं करनी कि मैं जल्दी जल्दी कर लूं, नहीं। जितना सब चैप्टर को टाइम चाहिए उतना देना पड़ेगा, अगर उतना नहीं दोगे तो चीजें नहीं होंगी। तो अब केमिकल बॉन्डिंग हुआ, पीरियोडोसिटी हुआ, फिजिक्स के इनिशियल चैप्टर्स हुए, मैकेनिक्स और ये सब वाला पार्ट, ये टाइम मांगते हैं, तो इन्हें 6 महीने 4 महीने देने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना, एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, बेसिक्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स नहीं गड़बड़ना चाहिए। नहीं फिर एंड में नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, फिर आप डिमोटिवेट होते रहेंगे, तो पढ़ लिया फिर भी नहीं हो रहा। तो बेसिक्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के यदि आपके पास 30 दिन बाकी हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अब नई नई नए नए क्वेश्चंस करना कोई मतलब है नहीं है। अब जितना भी करा है उसको समराइज करिए, जितना आपने फैलाया है अब उसको समेटने का वक्त है। तो आप उनको एक पेज में शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स द बेस्ट। फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में तो शॉर्ट नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, कि आप एक पेज में चैप्टर के सारे की पॉइंट्स लिख सकते हैं, छोटे छोटे लैंग्वेज में, जो भी आप जो छोटे छोटे राइटिंग में। तो एक दो पेज में वो पूरा चैप्टर जब आपका तैयार हो गया तो जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अल्टीमेट है। तो एंड में ये कोशिश करना चाहिए, चैप्टर पढ़ें, चैप्टर्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने के बाद दिमाग में कुछ 20 30 40 50 पॉइंट्स दिमाग में चलते हैं, तो उन पॉइंट्स को एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। उन पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के की पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा करिए कि उस एक सीट में, उस एक या दो तीन पेज की सीट में वो चैप्टर पूरा इनकलकेट हो जाए। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। बाकी आप बायोलॉजी में तो आपको अपने नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, इनऑर्गेनिक बायोलॉजी और ऑर्गेनिक में। फिजिकल और फिजिक्स में आपको शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो 30 दिन में बना बहुत फायदेमंद रहेगा शॉर्ट नोट। तो मंथली टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का पेपर होता है ऑफलाइन। तो टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट दिए बिना तो नीट दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि टेस्ट जैसा एक्सपीरियंस आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह का माहौल होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है पेपर में।
मार्क्स की बात करें तो अगर जैसे मेरे फाइनल 666 आए, तो इससे ज्यादा कभी मतलब मॉक टेस्ट में इतने नंबर मेरे कभी नहीं आए। मेरे हमेशा एंड लास्ट 2020 वाले सेशन की बात करूं तो मेरे हमेशा 620, 630, 600, 580, मतलब 580 से लेके 620 के बीच ही आते थे। 666 आज तक नहीं आए। जैसे मैं अपने कैंपस की बात करूं, केजीएमयू का, तो बेस्ट, इंडिया का बेस्ट कैंपस है। इससे आप यहाँ आएंगे तो इतना ब्यूटीफुल आपको लगेगा। मार्वलस कैंपस, टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जा सकता है, इतना अच्छा कैंपस है ये। तो सारा डिपार्टमेंट इतना ऑर्गेनाइज्ड है। तो फील तो आपको एकदम मस्त आने वाली है जब आप यहाँ आने वाले हो एडमिशन लेने नीट के बाद। और क्या कहते हैं, और हाँ, कैंपस ये बढ़िया है। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और अब आपको गवर्नमेंट अपन 21 लाख बच्चे अब जो है 2023 का भी फॉर्म भर रहे हैं। तो अब 21 लाख में से, वो तो चलो मान के चलिए 21 लाख में से 120 क्रॉस करने वाले 6-7 लाख बच्चे होते हैं, उनमें से कंपटीशन मिनिमम 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच ही होता है शुरुआत के। तो उन 1.5 से 2 लाख बच्चों में एक अच्छी रैंक निकालने के लिए एक अच्छी गाइडेशन की तो जरूरत पड़ती है। इसमें मैं नो डाउट है। तो गाइडेशन का सोर्स क्या है, अब वो आपको देखना है। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हैं अच्छे से, तो मैं कहूंगा कि आप एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब बहुत सारा रिसोर्स है जो फ्रीली अवेलेबल है। जैसे आपका साथी प्लेटफॉर्म है, एनटीए, एनटीए के इतने सारे लेक्चर्स हैं, सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लेक्चर्स इनकी साइट्स पे हैं साथी की। तो वो आप यूज कर सकते हैं, उसको अपना मेन सोर्स बना सकते हैं। बाकी यूट्यूब सबसे इतना चल चुका है, तो यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, इतने अच्छे फिजिक्स गैलेक्सी चैनल है, एंड जैसे मैंने बताया, एंड बहुत सारे टीचर्स हैं जो इतने फेमस नहीं रहते पर वो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे होते हैं। उनके उनके अगर यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। वो मेरे को अभी दिमाग में नहीं है, और वो काफी ज्यादा चैनल है, मेरे मुझे को पता होते हैं वो सारे। देन अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मेरे पे तो इतना टाइम अब यहाँ नहीं मिलता है। अब 8 से 4 तक की यहाँ क्लास लगती है, फिर अपना 5 से 6 फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद पढ़ना होता है। तो सच स्टडी तो नहीं कर पाऊंगा, पर बीच बीच में जब भी कभी टाइम मिले तो मैं उन बच्चों को मेंटोर कर सकता हूँ अपनी वीक डे और हॉलीडे में, जब भी। अब सबसे पहली बात ये है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास इतना प्रेशर होगा। तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि नीट लाइफ नहीं है आपकी, ये लाइफ का केवल एक पार्ट है। तो ऐसा तो दिमाग में से बिल्कुल निकाल दो कि अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप स्टूडेंट से पूछोगे और उनसे आप पूछोगे कि आप यहाँ आए, नीट में सेलेक्ट हो गए, आपको ना ऐसी कौन सी चीज प्राप्त कर ली, तो वो ग्रेटिट्यूड तो करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते कि मैंने कुछ ज्यादा ऐसा कुछ कर लिया कि सर्वे सर्वा है, सुपीरियर है। लाइफ इस लाइन में आने के बाद भी आगे बहुत स्ट्रगल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नीट में उस दिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो लाइफ खत्म होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास करने को। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, अगर इस बार नहीं होता अगली बार करिए, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो। और अगर आपका यहाँ इस लाइन में इंटरेस्ट नहीं है तो काफी ज्यादा लाइन है जहाँ आप जा सकते हो। और एंड में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि नया पढ़ना कोई मतलब है नहीं है। जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको सारा इनकलकेट और समराइज करिए। देन अपने हाथ में कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे से पेपर दीजिए। जितना अभी तक प्रैक्टिस की है आपने वो सब सफल होगी, कोई दिक्कत